हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल। आपको भारत की मिट्टियों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है, जिसमें से जालौर मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, ये सब के बारे में हमने बात कर चुके हैं। अब हम आज मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में बात करते हैं। जैसा का नाम है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का मतलब जो मरुस्थल में पाई जाती है उस मिट्टी को मरुस्थलीय मिट्टी कहा जाता है। तो इसका मतलब इसका विस्तार किधर को हुआ? राजस्थान की तरफ हुआ। राजस्थान जो थार डेजर्ट है, हमारा थार मरुस्थल है, वहां पे ये मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। अब जैसे जैसे डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, आपने नाम सुना होगा ना आजकल मार्च ऑफ डेजर्ट या डेजर्ट, ये मरुस्थलीकरण नाम सुना होगा। तो इसका क्या है, जो मरुस्थल वाला इलाका है वो आगे राजस्थान में ही नहीं, वो गुजरात, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, वहां पे किनारों पे हमें पेड़ पौधे ऐसे लगाने पड़ेंगे जिससे मिट्टी का अपरदन ना हो और मरुस्थल आगे ना बढ़े। ठीक है ना। अब हम लोग मरुस्थल मिट्टी के बारे में बात करते हैं। इसका विस्तार, इस मिट्टी का विस्तार पश्चिम राजस्थान किधर हो गया? जैसलमेर की तरफ। ठीक है, जैसलमेर बीकानेर की तरफ हो गया पश्चिम राजस्थान। दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों पर पाया जाता है। आप समझ गए पश्चिमी राजस्थान कौन सा वाला इलाका हो गया? जो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर की तरफ का इलाका है वो पश्चिमी मरुस्थली, वहां पे मिट्टी पाई जाती है। वहां पे मरुस्थलीय मिट्टी क्यों पाई जाती है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। मरुस्थलीय इलाका वो है यहाँ पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, मरुस्थलीय, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इनमें है जोधपुर, इनमें क्या है, यहाँ पे वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। उसके लिए पेड़ पौधे, यहाँ मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। पेड़ पौधे, फिर अगर यहाँ वर्षा इतनी कम है तो पेड़ पौधे कैसे होंगे? जो जिनको वर्षा पानी की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे पेड़ पौधे यहाँ पे उगेंगे। जैसे मोटे कैक्टस होता है, कैक्टस में कितना मोटा गुद्दा होता है, उसमें पत्तियां नहीं होती हैं। ये ऐसे वाले पेड़ उगेंगे जहां जो अपने अंदर पानी को जब वर्षा होती है उसको समा लेते हैं और नमी को बाहर निकालते नहीं है। तो इसलिए वहां पे गर्मी बहुत अधिक होती है, वर्षा बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम। बल्कि जैसलमेर से और पश्चिमी जैसलमेर की बात करें तो वहां 0 से 25 सेंटीमीटर ही वार्षिक वर्षा होती है। तो इसका मतलब ना के बराबर वर्षा है। दूर दूर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई प्राणी नहीं मिलेगा, केवल मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगी। इस मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, मतलब कि जो दक्षिणी हरियाणा में, उत्तरी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में ये मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, इसका विस्तार हो रहा है, इसका आगे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब की तरफ ये मरुस्थलीय मिट्टी बढ़ रही है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। ठीक है, हम आगे इसके बारे में, इस मिट्टी के बारे में बात करते हैं। हाल के वर्षों में मरुस्थल का फैलाव पूर्व की ओर हुआ है। पूर्व की ओर मैंने आपको बताया, पूर्व किधर का हो गया? पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में क्या आया? हमारा भरतपुर आया। भरतपुर की तरफ
ये मरुस्थलीकरण हो गया हमारा। हम लोग पूर्वी राजस्थान में आ गए। पश्चिमी राजस्थान में कौन हुए? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ये सब इलाके हो गए। तो वहां पे तो मरुस्थलीय इलाका है ही है, पर अब जैसे जैसे ये मरुस्थलीय मिट्टी आगे बढ़ रही है, मरुस्थलीकरण आगे पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। पूर्वी राजस्थान ले रहा है। दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश कौन सा हो गया आपका? ये क्या कहते हैं, आपका धौलपुर से बगल वाला इलाका, जहां पर आपका ये आगरा हो गया। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी इससे प्रभावित हुए। मतलब मरुस्थलीकरण आगे बढ़ रहा है, का विस्तार हो रहा है। ठीक है ना। इस मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। मोटे अनाज होते हैं, और यदि अगर सिंचाई की व्यवस्था होती है इस मरुस्थलीय मिट्टी में, तो इसमें मोटे अनाज भी हम पैदा कर की कृषि होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ सिंचाई की व्यवस्था होने से कपास और गेहूं की कृषि भी हो रही है। ठीक है। मैं फिर से बता दूं, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण कपास और गेहूं की भी उपज यहाँ हो रही है, यहाँ कृषि की जा रही है मरुस्थलीय इलाकों में। ठीक है। फिर से मैं आपको मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में एक बार बता देती हूँ। मरुस्थलीय मिट्टी आपके पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी गुजरात और उत्तरी गुजरात और दक्षिणी हरियाणा में पाई जाती है। ये मिट्टी इसका विस्तार हो रहा है। इस मिट्टी का मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है किधर की तरफ? दक्षिण पश्चिम राजस्थान की तरफ, हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ ये मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था अगर हो तो यहाँ पर कपास और गेहूं की कृषि भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। अब हम दूसरी जो उसके बारे में बात करते हैं, जो सातवीं मिट्टी के भारत की मिट्टी है। पहले हम लोग जालौर मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, ये सब के बारे में बात करते करते आगे हमारी चर्चा नमकीन एवं क्षारीय मिट्टी पे आके आ गई है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि नमकीन एवं क्षारीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है। इस मिट्टी को रेह, ऊसर या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, नमकीन या क्षारीय मिट्टी को रेह, ऊसर या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। इस मिट्टी का विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां जल निकासी कम होती का अभाव होता है। ऐसी जगह पे ये नमकीन एवं क्षारीय मिट्टी का विकास होता है। ऐसी अवस्था में केशिका घर्षण की क्रिया से, केशिका घर्षण की क्रिया क्या होती है? नीचे जाके मिनरल्स चले जाते हैं कुल, और बाकी की ऊपरी सतह पे रह जाता है। सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कण मिट्टी की सतह पर पाए जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, नमकीन एवं क्षारीय मिट्टी को रेह, ऊसर या कल्लर के नाम से जाना जाता है। ये वो मिट्टी है जहां पर इनकी निकासी, मिट्टी पर पानी की निकासी नहीं होती है। ठीक है। वहां पर पानी भरा हुआ रहता है। पानी का भरा होने ऐसे केशिका घर्षण के कारण जो तत्व ऊपरी सतह पर रह जाते हैं वो है सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कण ऊपरी सतह पर रह जाते हैं। ठीक है। इससे इस मिट्टी की लवण की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है। मैं फिर से इसको एक बार आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूं। नमकीन एवं क्षारीय मिट्टी को रेगर, ऊसर या कल्लर के नाम से जाना जाता है। ये उस स्थान पर पाए जाते हैं जहां पर जल निकासी का अभाव होता है। इस जल निकासी के अभाव के कारण क्या होता है? केशिका घर्षण के कारण ऊपर क्या सतह पे, अब केशिका घर्षण से तो पानी नीचे चला गया, क्या बच जाएगा? सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कण ऊपरी सतह पे रह जाते हैं।
मिट्टी की ऊपरी सतह पे हमें क्या मिलेगा, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। इससे मिट्टी की लवण की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, मैं आपको 7 मिट्टियों के बारे में बात कर चुके हैं, केवल एक मिट्टी के बारे में बात करेंगे, वो भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो, और उसमें मृदा की समस्याओं के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, ये हो गई आपकी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी गुजरात में। ये मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है, विस्तार हो रहा है। विस्तार किधर की तरफ हो रहा है, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की तरफ। ये मरुस्थली के विस्तार के कारण ये मरुस्थलीय मिट्टी का फैलाव हो रहा है। हाल के वर्षों में क्या हुआ है कि दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी के कुछ क्षेत्रों में भी मरुस्थलीकरण का आपने प्रभाव देखा है। यहाँ पे पर्याप्त सिंचाई के कारण मोटे अनाज, कपास और गेहूं की फसल की जाती है। हमने आपको नमकीन एवं क्षारीय मिट्टी के बारे में बता दिया। मैं फिर से बात कर दूं, इसको रे ऊसर या कल्लर के नाम से जाना जाता है। इसमें केशिका घर्षण के कारण 3 पदार्थ ऊपर पाए जाते हैं, वो है सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कण ऊपर रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जल निकासी का अभाव है। जल निकासी के अभाव के कारण ये तीनों मिश्रण आपको ऊपर मिलेंगे, इसके कण ऊपर करेंगे। इसीलिए यहाँ इस मिट्टी में, कौन सी मिट्टी में, नमकीन एवं क्षारीय मिट्टी में लवणता की मात्रा अधिक मिलती है। ठीक है, मैं साइड हो जाती हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। और मुझे उम्मीद है कि मैंने 7 मिट्टियों के बारे में आपको बता दिया है। उम्मीद है आपने नोट्स बना लिए होंगे, और कोई भी समस्या हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उनका आंसर अवश्य देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई समस्या रह जाती है, मैंने कई बार उसको समझाया है, फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, आप नोट कर लें, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें या तो